हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर में कवर किए गए हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख कर जाइएगा। काफ़ी हेल्पफुल फ्रूटफुल रहने वाली है वीडियो आप सब बच्चों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ से आप सबसे पहले जो सामान्य निर्देश हैं वो पढ़ सकते हो एंड यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न वो आपका आने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड अ दिया गया है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें, तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दी। अंडे ना दिखाए थे, इसमें अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा जो है वो सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी कि इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला जो है नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और फिर अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। तो गद्यांश के अनुसार केशव दिल में क्यों काँप रहा था? तो वो दिल में काँप रहा था कि उसको डर था कि कहीं श्यामा जो है वो बता न दे। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में किवाड़ किसने खोला था? तो गद्यांश में जो किवाड़ है वो किसने खोला था? केशव ने खोला था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो काव्यांश के अनुसार चिड़िया किसके लिए रंग उड़ेल कर गा लेती है? तो वो जो है बूढ़े वन बाबा के लिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? तो उसके पंखों का रंग कैसा है? नीला रंग है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक शब्द का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। नीचे दी गई विकल्पों में भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? यानी जो जिसको हम एक तरह से टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञाएं क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, जो अदृश्य होती हैं। तो इसमें देखिए, फूल है, दीपक है, प्यास। प्यास जो है उसको हम केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, तो प्यास इसमें क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नूतन शब्द का विलोम बताइए। तो नूतन क्या होता है? एक तरह से नया, और उसका विलोम क्या होगा? पुरातन यानी पुराना। ग आंसर हो जाएगा। वह लड़का विद्यालय जा रहा है, इसमें में जो है विशेषण की पहचान आपको बतानी है। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों से जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन खुलते हैं, तो उन्हें विभिन्न प्रदेशों व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें से खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तथा अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। मसलन हम उस बोली बानी भाष भूषा आदि किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। यानी जो स्थानीय व्यंजन हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके व्यंजन जो है उनको हम दिन पर दिन अपनाते जा रहे हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए, यानी कि उनको जो है ट्रेडिशनल के तौर पर केवल जो 5 स्टार होटल्स हैं केवल वहीं पे मिले, ऐसा हमें नहीं होने देना चाहिए। 5 सितारा होटल में भी वे कभी कभार मिलते रहें, पर घर बाजारों से गायब हो जाएं, यह तो एक दुर्भाग्य होगा।
अच्छी तरह बनाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ी, जलेबी अब भी बाजारों से गायब हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। ठीक है, तो इसमें खान पान से रिलेटेड ये दिया गया है। अब देखिए, गद्यांश के अनुसार उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का एक नया विस्तार कब हुआ है। पिछले साल, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, या 10 साल पहले। तो आंसर आ जाएगा आज़ादी के बाद। गद्यांश के अनुसार एथनिक कहकर किसे पुकारने का चलन बढ़ा है। तो स्थानीय व्यंजनों को एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, लेखक के अनुसार उत्तर भारत में किसकी दुर्गति हो रही है। तो लेखक के अनुसार जो है उत्तर भारत में व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। नेक्स्ट है, खान पान की नई संस्कृति से हमें किसके लिए नए बीज मिल सकते हैं। तो हमें राष्ट्रीय एकता आंसर रहेगा। खान पान की नई संस्कृति में हमें किसके लिए नए बीज मिल सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिल सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ यानी घोंसला, न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कि यानी पक्षियों को जो है उनको पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनको खुले आसमान में उड़ने दो। इससे रिलेटेड ये है। काव्यांश के अनुसार आकाश का जो रंग है, क्या रंग है। तो आकाश का रंग कैसा है, नीला है। काव्यांश के अनुसार मिलन कौन बन जाता है। तो मिलन कौन बन जाता है, क्षितिज जो है वो मिलन बन जाता है। कवि के अनुसार क्षितिज वो कैसा है, भव्य है, विराट है, असीमित है, सीमाहीन है। तो कवि के अनुसार क्षितिज कैसा है, वो सीमाहीन है। नेक्स्ट देखिए, कविता में कवि किस में विघन न डालने को कह रहा है। तो कविता में कवि जो है वो किस में विघन डालने को कह रहा है, वो उड़ान में। आंसर रहेगा उड़ान में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिठाई वाला पाठ में मुरली बेचने वाले को रोहिणी के मोहल्ले में आए कितने महीने बीत गए थे। तो कितने महीने बीत गए थे, 8 महीने बीत गए थे। पापा खो गए पाठ में आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी। तो पेड़ पर आ गिरी थी। पापा खो गए पाठ में आसमान से गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी, पेड़ पर। प्रश्न 7 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में कवि ने कटुक निबोरी को किस चीज से बताया है। ठीक है, तो सोने की कटोरी में रखी मैदा से। ठीक है, ये निबोरी आएगा यहाँ पे। तो सोने की कटोरी में रखी मैदा से। रहीम के दोहे पाठ में मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति किसके समान है। आसमान के, प्रकृति के, मौसम के, या धरती के। तो आंसर क्या आ जाएगा, धरती के समान है। ठीक है, खंड ब है जो है वर्णात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। सबसे पहले व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। रात दिन में समास कौन सा होगा। तो रात और दिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास है ये। प्रतिमान शब्दों में मूल शब्द लिखिए। तो देखिए, प्रतिमान शब्द में मूल शब्द क्या होगा। तो इसमें मान जो है वो मूल शब्द है और प्रति यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, जिसके बाद ये प्रतिमान हो गया। अनुगमन में उपसर्ग क्या है। तो अनुगमन यानी अनु जो है यहाँ पे क्या है, उपसर्ग रहेगा, और गमन यहाँ पे मूल शब्द है। उपसर्ग होते हैं जो आगे लगते हैं और मूल शब्द का जो अर्थ है वो बदल देते हैं, और जो प्रत्यय हैं वो पीछे लगते हैं। कहो कहीं भली है कटुक निबोरी, वाक्य में विशेषण छांट कर बताना है। तो यहाँ पे कटुक है यानी कड़वी निबोरी, तो कटुक जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जो जीता न सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। अजय यानी जो जीता नहीं जा सकता। रहीम के अनुसार सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं। तो रहीम के अनुसार सज्जन जो है वो संपत्ति क्यों जमा करते हैं, दूसरों की मदद के लिए। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। तो नदी झरनों का जल पक्षी पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4। एक दिन का पाठ में कवि के घमंड को किसने चकनाचूर कर दिया। तो उसमें कवि के घमंड को एक तिनके ने चकनाचूर कर दिया। प्रश्न 10 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पापा खो गए पाठ में कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है। तो लेटर बॉक्स जो है वो दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है। मिठाई वाला पाठ में बीकानेरी रंगीन साफा कौन बांधता था। तो मिठाई वाला पाठ में बीकानेरी रंगीन साफा मुरली वाला बांधता था। अपूर्व, ये तीसरा क्वेश्चन है। अपूर्व अनुभव पाठ तो जान जापान के कौन से गांव की रहने वाली थी। तो तोमई गांव की रहने वाली थी।
नीलकंठ पाठ में लेखक ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा? तो 35 रुपए में उसके मोर के बच्चों को खरीदा था। ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्य आधारित जो है प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो जैसे खिलौना वाला आता तो बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होती थी? बच्चे जो है वो अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल-कूद, सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लेकर खिलौने का मोल-भाव करने लग जाते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खान-पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है? खान-पान की बदलती तस्वीर पाठ के आधार पर बताइए। तो खान-पान संस्कृति जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो खान-पान संस्कृति से कैसे जुड़ी हुई है ये बताना है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे। उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण व दक्षिण के व्यंजन उत्तर भारत में जो है अब काफ़ी प्रचलित हैं। इससे लोगों के बीच मेलजोल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय एकता को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। प्रश्न 3 है, नीलकंठ पाठ में लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी उसको? नीलकंठ पाठ में लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, तो कौन कौन सी चेष्टाएं हैं? गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना और मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना। ये इसमें से कोई भी 2 जो है आप लिख सकते हो। तो इस तरह की सारी जो भंगिमाएँ हैं, सारी जो चेष्टाएँ हैं वो उसको भाती थी। नेक्स्ट देखिए, यामुकी चाँद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चाँद ने अथक प्रयास क्यों किए? तो उसने प्रयास क्यों किए थे? अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर बताना है। तो यासुकी चाँद ने दिव्यांग होने के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? पापा खो गए पाठ के आधार पर बताइए। तो लड़की जो है वो बहुत छोटी और अबोध थी, उसे अपने माता-पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए वो उसको जो है घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, निम्नलिखित पद आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो लगभग आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा थी, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका आंसर रहेगा, जब वह सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको ये मुश्किल में ना डाल दे। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पक्षी जो है वो बंद उसमें पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, उनको अपनी स्वतंत्रता पसंद है, फिर चाहे उनको खाने में कोई अच्छी चीज़ जो है इस तरह से मिले या ना मिले। तो यही इसमें बताया गया है। तो उन्हें वहाँ उड़ने और अपने मन की करने की आज़ादी नहीं होती है। पक्षी को ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, अपनी पसंद का दाना चुगना पसंद है। तो इसीलिए जो है वो सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। तीसरा प्रश्न है, वृक्ष और सरोवर किस प्रकार दूसरों की भलाई करते हैं? रहीम के दोहे पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आंसर रहेगा, वृक्ष असंख्य फल उत्पन्न करता है, लेकिन वह स्वयं इसका उपयोग नहीं करता। वह फल दूसरों के लिए देते हैं। ठीक इसी प्रकार सरोवर भी अपना जल स्वयं न पीकर उसे समाज की भलाई के लिए संचित करता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में लगाई। तो जैसे आंख को थोड़ा सेकते नहीं है, ऐसे कपड़े का मूठ बनाकर तो इस तरह से उसकी आंख पे लगाई। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो यह आपको दिया गया है, वृक्षारोपण, गणतंत्र दिवस, अभ्यास का महत्व। तो यहाँ पे हम एक आपको कर रहे हैं, बाकी आप खुद से कोई भी लिख सकते हो।
तो यहाँ पे हम अब वृक्षारोपण के बारे में जो है लिखेंगे। वृक्षारोपण क्या होता है? वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्षों को लगाना। यह प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। वृक्ष हमें न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि यह पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, भूमि कटाव को रोकते हैं और अनेक जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। आज के समय में बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वृक्षारोपण की इस समस्या का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाकर हमने तो इस सरल प्रभावी अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम न केवल पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकते हैं। सरकार और समाज को वृक्षारोपण के महत्व को समझते हुए इसे एक आंदोलन के रूप में अपनाना चाहिए। विद्यालय, कॉलेजों और समाज के प्रत्येक स्तर पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए सामूहिक प्रयास और जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। पहला है, अपनी चचेरी बहन के विवाह समारोह में गांव जाने के लिए अवकाश हेतु विद्यालय से जो है विद्यालय के प्रधान को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में दिया गया है, विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो इसका आंसर क्या है? इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा, देखिए ये पत्र दिया गया है, हम लिखेंगे ये वाला पत्र ये वाला पत्र हम लिख रहे हैं विवाह समारोह में जाने के लिए। ठीक है, तो क्या रहेगा? प्रार्थना पत्र है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, विद्यालय का नाम जो भी आपके स्कूल का नाम है, स्थान क्या है, दिनांक जो भी डेट आप जानना चाहो। विषय क्या रहेगा? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, महोदय या महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका नाम, जो भी आपका नाम है, कक्षा जिस भी कक्षा में पढ़ते हो, जैसे क्लास 7 में का छात्र या छात्रा हूँ, मुझे यह सूचित करना है कि मेरी चचेरी बहन का विवाह, जो भी तिथि आप लिखना चाहो तिथि लिख सकते हो, को हमारे गांव में हमारे गांव का नाम आप यहाँ पे जो है लिख देंगे। ठीक है, गांव का नाम लिख देंगे, में होने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे परिवार की उपस्थिति आवश्यक है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि कृपया मुझे दिनांक जो है जितनी डेट आप ऊपर डालोगे, जितने भी दिन की आपको छुट्टी चाहिए, आरंभ तिथि से समाप्ति तिथि तक कुल दिनों की संख्या का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। मैं यह सुनिश्चित करता हूँ या करती हूँ कि वापसी के बाद अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से ध्यान दूंगा या दूंगी। आपकी कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, सादर आपका नाम, जो भी आप लिखो, आपका नाम है, कक्षा है, अनुक्रमांक आपका, रोल नंबर, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख देंगे। क्लियर? तो ये थी कंप्लीट जो है हिंदी का जो ये पेपर है। आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।